ज्ञानचंद पारिक, मैं समझता हूं कि जिसमें भी संशोधन है कम से कम समय बोले। मैं सबसे पहले ज्ञानचंद जी पारिक को इसलिए दिया कि समय पे अपनी पूरी बात जितना चाहे रख सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पहले दिन से पता था कि कोरोना वायरस का कोई उपचार नहीं है, बचाव ही एकमात्र उपचार है, तो मैं वो सारे प्रावधान जिससे ये बीमारी फैलने से रुक सकती है, वो चाहे प्यार से चाहे सख्ती से वो लागू करवा देने थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन से चाहे मास्क हो, चाहे 2 गज की दूरी हो, माननीय सदस्य प्लीज, और चाहे सैनिटाइजेशन हो, उसके लिए लगातार अपील चालू कर दी थी। और उसका परिणाम भी आया कि भारत जहां चिकित्सा सुविधाओं का अभाव मानते थे, वहां ये संक्रमण जितना अनुमान किया था उसकी तुलना में बहुत कम फैला। ये सारी उनकी दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनकी सूझबूझ, उनके सुझाव और बार बार की गई उनके द्वारा अपील जो देश की जनता ने मानी। और शायद ये पहला अवसर होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को चाहे किसी पार्टी का कोई भी वर्ग कहीं पे शासन कर रहा है ना, कोई भी दल, तो उसने भी अपने राज्यों में लागू किया। ये सही है कि ये संक्रमण वापस नया रूप ले रहा है। चाहे यूरोप की स्थिति देखें तो पिछले 15 दिनों में तेजी से उसने वापस फैलना चालू किया है, और अमेरिका में तो कल पहली बार रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। उसके पहले का रिकॉर्ड भारत का था एक दिन में 57,000 का। तो आने वाले कल में हमको सुरक्षा उपाय बढ़ाने होंगे। इस संक्रमण को फैलने के लिए सबको पता है कि ये क्लोज कॉन्टैक्ट से बहुत जल्दी फैलता है, और उपचार भी बहुत आसान है। पर कहीं न कहीं हमारी लापरवाही रही कि हमने बचाव को नजरअंदाज कर दिया, और उसी का परिणाम है दिल्ली का। देखो ना आप, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा प्रतिदिन का 1000 से नीचे चला गया था, लेकिन पिछले 8 दिनों से वापस 5000 से ज्यादा मरीजों की संख्या वहां चिन्हित हो रही है। हम राजस्थान वाले भाग्यशाली हैं कि हमारे यहां इतना फैला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में फैलेगा नहीं। हम सबको मिलकर इसमें राजनीति से ऊपर उठकर वो सारे उपचार करने होंगे जो मानव जीवन को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरुआती दौर में कितना भय था। अमेरिका के राष्ट्रपति का पहला स्टेटमेंट जब कोरोना वायरस चालू हुआ था मार्च महीने में, तो उन्होंने कहा था कि यदि हमने अमेरिका में मौतों का सिलसिला 2 लाख तक रोक दिया तो यह हमारे मेडिकल क्षेत्र की बहुत बड़ी विजय होगी। पर वहां भी आंकड़ा 2,36,000 को क्रॉस कर गया, और 9 लाख अब भी एक्टिव केस है। अमेरिका जो मेडिकल क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है ना, तो उसकी उपलब्धि भी पूरी नहीं हो पाई। और हमारे यहां अनुमान क्या था कि अगर ये संक्रमण इसी तेजी से फैलाना तो देश की 1 से लेकर 5% तक की आबादी, उसके मानव जीवन के ऊपर खतरा हो सकता है। पर भारत कितना भाग्यशाली रहा, अभी हमारी यहां मानव जीवन के खतरे की बात तो बहुत दूर, अभी जो संक्रमित मरीजों की संख्या है ना, वो भी 1% से कम है, 1% भी नहीं पहुंचे हैं। बहुत मात्र अभी 82 लाख लोग अभी तक संक्रमित हुए, और मौतें भी जो हुई ना,
वो 1,23,000, और हमारा राज्य तो बहुत बेहतर स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति में है। अभी तक संक्रमित केस हुए हमारे 15,255 और हमने मौतों को रोक दिया 1917 पर आज तक। आगे ये सिलसिला कायम रहा तो हम हिंदुस्तान में अव्वल में रहेंगे, और उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, चाहे कोई भी उपचार हो, चाहे कोई बचाव हो। इसमें राजनीति नहीं, इसमें सामूहिक तौर पे जनता को जो समझाइश करनी है, जनता को जो हमको कहना है, और उसके लिए यदि और कोई कठोर प्रावधान भी करने हैं तो सब मिलकर करें, लेकिन मानव जीवन को हम सुरक्षित रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब एक खतरा और बढ़ गया है। वो खतरा है पोस्ट कोविड के मरीजों का। जितना खतरा कोविड के मरीजों को लेकर है ना, उससे भी बड़ा गंभीर खतरा पैदा हो गया पोस्ट कोविड के जो मरीज हैं, जिनको पहले एक बार ये संक्रमण हो चुका है, वो एक बार उस संक्रमण से मुक्त भी हो गए, लेकिन संक्रमण के कारण उनके जो शरीर में अन्य पार्ट्स पर जो नुकसान हुआ ना, उसकी वजह से आज की तारीख में वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। और यूरोपीय कंट्री की भी ताजा स्टडी यही है कि पोस्ट कोविड के जो संक्रमित, जो पोस्ट कोविड के मरीज हैं ना, वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और उनकी भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही है, जिसके एक बार ये कोरोना संक्रमित हो गया सिम्टोमेटिक वाला, और उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, H2O2 उसके लगा, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, या उसको जो इस इलाज के इंजेक्शन से रेमडेसिविर अगर लगे तो उस इंजेक्शन के बाद में उसके कुछ न कुछ प्रॉब्लम नहीं पैदा हुई है, और जिसमें लंग्स में जो फाइब्रोसिस है वो अधिकांश कोविड, पोस्ट कोविड के मरीजों के हैं। चाहे इस इंजेक्शन के लगने के बाद में उसकी किडनी पर असर हुआ, चाहे लीवर पर असर हुआ, या उसका खून का गाढ़ापन, खून में थक्के होना, ये भी अनेकों मौतों का कारण बन रहा है। सरकार ने आदेश तो कर दिए कि प्रत्येक जिले के अस्पताल में पोस्ट कोविड वार्ड बनेगा, पर शुरुआत अभी हुई नहीं। प्रत्येक जिले के अस्पताल में पोस्ट कोविड आउटडोर के भी आपने आदेश कर दिए, पर उसकी शुरुआत भी नहीं हुई। आपने आदेश ये भी कर दिया कि पोस्ट कोविड आईसीयू होगा, पर अभी भी उसकी शुरुआत नहीं, और आपने डे केयर सेंटर का भी प्रावधान कर दिया। तो सरकार से आग्रह रहेगा, इस महामारी को अगर प्रभावी रूप से रोकना है और लोगों का जीवन बचाना है, तो जो जो आदेश सरकार ने निकाले हैं ना, उन आदेशों की पालना जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि पोस्ट कोविड वालों के मरने का सिलसिला भी अब काफी बड़ी संख्या में बढ़ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने व्यवस्था माकूल की, मैं इसमें कोई ये नहीं कहता कि सरकार ने कमी रखी है। मैं खुद गवाह हूं, मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं। कोई इंजेक्शन की कमी रखी नहीं, जो जरूरतमंद दवाई थी उसकी भी कमी नहीं रखी, लेकिन पोस्ट कोविड में जो काम आने वाली दवाइयां हैं ना, उसकी व्यवस्था आज की तारीख में सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया तो सरकार की ओर से कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है। किसी के खून में थक्का हो गया, क्लॉट हो गया, तो उसकी व्यवस्था भी सरकार में कहीं भी नहीं है। चाहे उसके लीवर, किडनी पर कोई न कोई और दबाव बना, तो उसका भी अभी तक सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की नहीं गई है। और माननीय सभापति महोदय, अभी हम देखते ना, ज्यादातर मरीज वो है जो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट में तो नेगेटिव आ रहे हैं, पर वो सिम्टोमेटिक है, उनके फीवर है, उनके सांस की प्रॉब्लम भी है, और बाद में जब एचआरसीटी करवाते हैं ना, तो एचआरसीटी में जो लम्स की स्थिति आती है ना, कि जो स्कोर आता है उसका कोविड का, वो 6 से लेकर 20 तक 25 के अगस्त में,
आरटीपीसीआर नेगेटिव बता रहा है उसका। हम आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के आधार पर ही मरीज का ट्रीटमेंट करेंगे ना तो बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। हमें जो उसके सिम्टम हैं, लगता है कि इसका ऑक्सीजन लेवल कम है, 94 से 96 से कम है, तत्काल भर्ती करके उसको वही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी जो कोविड के लिए हमने पहले से ही गाइडलाइन में तय कर रखी है। ये निर्देश भी देने पड़ेंगे डॉक्टरों को कि आरटीपीसीआर के आधार पर ही इलाज नहीं, उसके जो सिम्टम हैं उसमें लगता है कि इसको कोरोना है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन है, सीटी स्कोर ज़्यादा आ रहा है, तो वही गाइडलाइन जो अमेरिका अपना रहा है कि आज की तारीख में सिम्टोमेटिक में रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने जरूरी। और माननीय सभापति महोदय, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन ने वाकई में सबकी जान बचाई है। WHO ने एक बार रिपोर्ट दे दी कि रेमडेसिविर के बाद भी मौतों का सिलसिला कम नहीं हुआ है, पर अमेरिका ने तीसरे दिन इसका बहुत बड़ा विरोध किया और अमेरिका ने पूरा का पूरा अपना आंकड़ा कि ये रेमडेसिविर एकमात्र ऐसा इंजेक्शन है जिसके माध्यम से हमने मौतों को रोका है। सरकार ने पूरी व्यवस्था कराई, उसमें कतई हम आरोप नहीं लगाते, सरकार ने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करवाई है। पर यह आरटीपीसीआर के चक्कर में हमारे डॉक्टर गफलत में रहते हैं कि इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, इसके इंजेक्शन लगाऊं कि नहीं लगाऊं। हमको ये हिदायत देनी पड़ेगी, निर्देश देने पड़ेंगे, अगर सिम्टम है तो उसके वो सारे इंजेक्शन जो कोविड में लगने चाहिए वो लगाने चाहिए उसको। माननीय सभापति महोदय, अब हालत ये भी होती है कि कोई मरीज कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है उसका, इलाज के दौरान जांच करवाई और जांच में आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया और नेगेटिव मान के डॉक्टर उसका डिस्चार्ज टिकट बना देते हैं, जबकि उसके जो कोर्स है इंजेक्शन का वो पूरा नहीं हुआ। तो ये भी हम हिदायत जारी करें कि जब तक उसके इंजेक्शन का कोर्स पूरा नहीं होता, जो 5 दिन उसके लगने हैं, जब तक वो इंजेक्शन पूरे नहीं लगे और पूर्णतः वो स्वस्थ नहीं हो जाए तो उसके बाद ही उसको छुट्टी दे। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के आधार पर नेगेटिव मानकर उसको घर भेज दिया तो उस मरीज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने अपने अस्पतालों में तो जो भर्ती मरीज है ना, उनके लिए माकूल दवाइयों की व्यवस्था कर रखी है। कभी ऐसी नौबत नहीं है कि कोई आवश्यक दवाई की कमी हो, चाहे 40,000 का इंजेक्शन है तो भी पर्याप्त मात्रा में मिला, और चाहे ये रेमडेसिविर है तो पर्याप्त मात्रा में, चाहे LWX है या जो भी पिपराट्राजोल लगता है वो सारे के सारे मिल रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई भी है। लेकिन जो सीटी में स्कोर 6 से कम है, जिसको माइल्ड मानते हैं, और ऑक्सीजन लेवल 94-95 आ रहा है, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका घर पर भी इलाज किया जा सकता है, तो ICMR ने फेबिफ्लू नाम की जो दवा है ना उसको अप्रूव किया भी। पर सरकार ने अपने जो भी अस्पताल है उनके द्वारा सप्लाई की व्यवस्था नहीं की। ये बाहर दवाई बहुत महंगी मिलती है, चाहे वो भर्ती मरीज है ना, स्कोर सीट में कम है, रेमडेसिविर लगेगा नहीं, उसकी जरूरत नहीं उसको, लेकिन फेबिफ्लू की जरूरत है। तो जब आप इतने महंगे महंगे इंजेक्शन में भी कोई कोताही नहीं बरत रहे हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हो, तो ICMR ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके आधार पर अगर फेबिफ्लू को प्रमाणिक दवा माना है और मरीज के जीवन को बचाने में, कोविड से मुक्ति दिलाने में वो सहायक है, तो हमको सरकारी स्तर पर वो दवा भी उपलब्ध करानी चाहिए। ये मेरा सरकार से आग्रह रहेगा। अब आपके जो क्वारंटीन सेंटर है ना, ये जिनके सिम्टम नहीं है, जिनको इलाज की आवश्यकता भी नहीं है, मात्र उसको एक जगह 14 दिन रखना है। आप जितने भी आपके क्वारंटीन सेंटर है जो अस्पताल में नहीं, अस्पताल के बाहर आपने निर्धारित कर रखे हैं, हर क्वारंटीन सेंटर में मात्र 3, 4 या 5 मरीज, और लंबे समय से, क्योंकि आजकल कोई व्यक्ति बंधन में बंधना नहीं चाहता। अगर उसको कोई लक्षण नहीं है, उसको लगता है मैं ठीक हूं, मात्र रिपोर्ट पॉजिटिव है मेरी, और उसके कारण 14 दिन क्वारंटीन कर दिया उसको, वो रहेगा नहीं। और आपका कम से कम 25, 30, 40 का स्टाफ वहां है ना, बेवजह लगा हुआ है। अगर मान लो आपको क्वारंटीन सेंटर रखना जरूरी है उन मरीजों के लिए जिनके घर में रहने के लिए अतिरिक्त कमरा नहीं है, तो अस्पताल में बहुत सारे वार्ड पड़े हैं,
वहीं पे कोई एक आधा वार्ड आप उसके लिए आरक्षित कर दो, क्योंकि किसी भी क्वारंटीन सेंटर में 4, 5, 7 से ज़्यादा मरीज आपको नहीं मिलेंगे। प्रदेश के किसी भी जिले के अस्पताल में आप देख लो, और स्टाफ लगाओ आपका लंबा चौड़ा वहाँ पे। और आपने उस समय तो आनंद फानन में जो समाज सेवी संस्थाएं थी ना, या जो सामाजिक संगठन है, या जो जातीय भवन है, उनसे कुछ अवधि के लिए समाज के भवन मांग लिए कि भाई कोरोना बीमारी में हमको मरीजों के लिए ये स्थान चाहिए। पर आज 7 महीने हो गए, वो समाज भवन है ना, वो सरकार खाली नहीं कर रही है, और सरकार न ही उसका किराया दे रही है, न ही उनके बिजली का बिल दे रही है, ना पानी का बिल दे रही है, न सफाई की कोई व्यवस्था। या तो आप खाली कर दो, क्योंकि आपकी 4-5 की वहाँ मरीजों से ज़्यादा संख्या नहीं, और आपने जितनी अवधि तक रखा है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो उस अवधि का किराया उस समाज को आप जरूर दो। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, हमने व्यवस्था अच्छी की, कुछ कमियां हैं। अगर हम और बेहतरीन व्यवस्था कर दें तो कम से कम राजस्थान में तो हम इस बीमारी को बहुत आसानी से निपट सकते हैं। और जैसा पूरे विश्व में भी दूसरा दौर चल रहा है ना, तो यहाँ भी अनुमान है कि जो सर्दी बढ़ेगी, सर्दी के साथ साथ इसके मरीजों की संख्या वापस बढ़ेगी। जैसे दिल्ली में बढ़ी है आपके, जैसे अमेरिका में बढ़ी है आपके, तो संख्या आपकी बढ़ेगी। ये संख्या बढ़ेगी तो आपको अभी से, जैसे आपने मास्क अनिवार्य किया ना, तो और भी कोई पाबंदियां लगानी है तो उसके बारे में भी डिस्कस करके हमको कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान कड़ाई से लागू करवाने चाहिए, ताकि ये सर्दी का जो काल है और जब तक टीका नहीं आए, हम हमारी जनता को सुरक्षित रख सकें। माननीय सभापति महोदय, ये जो पोस्ट कोविड की बात मैंने भी की थी आपसे, ये पोस्ट कोविड में आप भी डॉक्टर हैं, आपको पता होगा, जो इंजेक्शन हम लगाते हैं ना, उसके पहले कुछ जांचें करानी अनिवार्य होती है। सरकार ने एक काम अच्छा किया कि सरकार को पता लगा कि RT-PCR प्रमाणित जांच नहीं है, HRCT जरूरी है, तो जितने भी HRCT के निजी केंद्र थे आपने पाबंद किया। आपने 4,500 की रेट 1750 लेके आ गया, आपने पाबंद कर दिया हम सबको कि 1750 तक आप उसकी जांच कर दोगे। तो उसी प्रकार जो और जांचें, 2 मिनट बात खत्म कर लूंगा मैं, उसी प्रकार जो और जांचें हैं जो खून की है, तो उनमें भी आपने जिस प्रकार HRCT में आपने जांचों में रेटें कम की ना, उसी प्रकार जो निजी लैब हैं, उन निजी लैब को भी आप अन्य जांचों के लिए भी एक दर निर्धारित करवा दो, क्योंकि उसमें जो मरीज है ना, क्योंकि जांचें बार बार होगी, HRCT बार बार, ये RFT LFT एक बार नहीं बार बार होगी, जब तक इंजेक्शन लगा के तब हो गया। SGPT SGPT SPOT ये जांचें भी आपकी बार बार होगी, ये शुगर की जांचें बार बार होगी। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक ये मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ ना, ये जांचें बार बार होगी। तो HRCT की भांति आप बाकी जांचें जो कोविड के पेशेंट के लिए अनिवार्य है, उन सभी जांचों की भी एक रेट आप निर्धारित करवा दोगे तो बहुत बड़ी राहत यहाँ के मरीजों को मिल जाएगी। और निजी अस्पताल भी जो है ना, जो मनमाना रेट वसूल करते हैं ना, तो उस पर भी आप थोड़ी नज़र रखो। आपने रेट तय कर लिए, HRCT वाले आपकी बात मान रहे हैं, पर निजी अस्पताल अभी तक आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। तो जो निजी अस्पताल आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं और मनमानी रेट ले रहे हैं ना, 1-2 के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे ना, तो शायद सरकारी अस्पताल में जो संख्या आ रही है उस संख्या में कमी हो जाएगी, कम दर होगी, तो कोई व्यक्ति बाहर जाकर भी अपना इलाज करवा देगा। और आपने आदेश कर रखे हैं, पालना करवानी उसकी। माननीय सभापति महोदय, ये कई सारे ऐसे मैटर हैं कि जिसमें हम सरकार के माध्यम से प्रयास करें तो राजस्थान में मानव जीवन को बचाने में हम काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना के मामले में पक्ष और विपक्ष सारा एक मत है, इसमें कोई विवाद नहीं किसी का। आप जो भी अच्छे प्रावधान लाओगे, कोई आपके प्रावधान का विरोध करने वाला नहीं है। हम सारे मिलकर राजस्थान की मानव जीवन को हम कितना सुरक्षित रख सके, इसलिए
जितना सरकार कर सके सरकार से आग्रह रहेगा। क्योंकि ये बिल जो है उसमें प्रावधान अपर्याप्त है। जितने प्रावधान सरकार को करने चाहिए मात्र एक मास्क वाला प्रावधान करके सरकार ने इतिश्री कर ली। इससे ये कोरोना रुकने वाला नहीं और ना कोई मानव जीवन से बचने वाला है। क्योंकि अपर्याप्त है, इसलिए मैं इस बिल को 1 महीने के लिए जनमत जानने ताकि जनता का भी सुझाव आ जाए कि इसमें और कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए, जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के लिए आग्रह करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभी सदस्यों से आग्रह है कि 16 वक्ता हैं और मैं आग्रह करूंगा कि इसको थोड़ा कंसंट्रेट तरीके से बोलने का कष्ट करें। माननीय श्री राजेंद्र राठौड़। सभापति महोदय, राजस्थान